नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत किसानों, कामगारों, मजदूरों के खाते में सीधे पैसे डालने का दावा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, किसानों को फसल बीमा और किसान सम्मान निधि का मिल रहा फायदा। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर 1.25 लाख टन सरसों और चने की खरीद। 32,000 से ज्यादा 386 करोड़ रुपए का भुगतान। 208 खरीद केंद्रों पर पंजीयन में 10% इजाफा। लॉकडाउन के बीच मौसम की मार से किसान हुए बेहाल। महाराष्ट्र में आंधी तूफान से बागवानी फसलों को नुकसान। पपीता की खेती करने वाले किसानों को लाखों की चपत। वन उपज पर निर्भर आदिवासियों को नहीं मिल रहा एमएसपी का लाभ। जानकारी और खरीद केंद्र का अभाव है बाधा। बिचौलियों को औने पौने दाम पर बेच रहे हैं वन उपज। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री ने उसके वितरण की जानकारी दी। इसमें देश में मौजूद 45 लाख से ज्यादा एमएसएमई यानी कुटीर लघु उद्योग के लिए 6 कदम उठाए गए हैं। इसमें कुटीर लघु उद्योग को 3 लाख करोड़ रुपए का गारंटी मुक्त कर्ज मिलेगा, जो 4 सालों के लिए होगा। इसमें पहले 1 साल तक कोई भी मूलधन नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण राहत पैकेज के तहत किसानों को सम्मान निधि दी गई है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त किसानों को जरूरत थी, सरकार ने उन्हें पैसा दिया। इसके अलावा 41 करोड़ गरीबों के खाते में 52,606 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। वहीं 80 करोड़ गरीबों को अतिरिक्त अनाज और दाल देने के काम भी लगातार जारी है। तो निर्मला सीतारमण ने जिस तरह के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, उसमें सबसे पहले शुरुआत की ऐसे एमएसएमई सेक्टर से। सूक्ष्म लघु मध्यम जो कुटीर उद्योग और गृह उद्योग जो हैं, उनको किस तरह से राहत दी जाए इस कोविड संकट के दौरान, उस पर उन्होंने तफसील से अपने विचार रखे, अपने आर्थिक पैकेज का खुलासा किया। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ किसान नेता मध्य प्रदेश से केदार सिरोही जुड़ गए हैं। केदार जी, निर्मला सीतारमण जी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे देश के किसान। ऐसा लग रहा था कि रबी सीज़न ये खरीदी चल रही है और आगे बुआई करनी है खरीफ की। किसानों को ये उम्मीद थी कि उनको एक फौरी तौर पर एक पैकेज मिलेगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके एक सेक्टर को वो साधेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे को पूरे देश को हर किसान इस चीज पर बहुत ही ज्यादा आसान्वित था कि सरकार आज जो बात करती है, जो भाषण देती है, जब भी ये लोग मीडिया में आते हैं तो इनका पहला जो अक्षर होता है वो किसान होता है बोलने के लिए। तो हमें उम्मीद थी कि हमारा जो 1.5 से 2 लाख करोड़ का जो पूरे देश में नुकसान हुआ है ये लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस के कारण, तो आज प्राथमिकता के तौर पर हम लोगों को आना चाहिए था। पर जिस तरीके से जो सिनेरियो आज जो एमएसएमई के लिए दिखा है या दूसरे सेगमेंट के लिए दिखा है, तो उससे बड़ी निराशा है हम लोगों को कि वही चीजें हम लोगों को कर्ज और उसी की कर्ज की राशि बढ़ाने घटाने को लेकर ही ये सिमट जाएगा। जी, ये बताएं कि जिस तरह से एमएसएमई यानी कुटीर लघु उद्योग, गृह उद्योग जो हैं, उनके लिए काफी कदम उठाए गए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का कुटीर लघु उद्योग को गारंटी मुक्त कर्ज मिलेगा। गांव में अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, जिस तरह की राहत दी गई है, आपको लगता है कि गांव में जो कुटीर उद्योग हैं, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो ट्राइबल एरियाज में वन उपज है, उनको किसी तरह से इससे राहत मिल सकती है? देखिए, मुझे बड़ी ज्यादा आशा नहीं लग रही है। जिस तरीके के आंकड़े हम लोग देख रहे हैं देश में और जिस तरीके का इनका वो पूरा वर्किंग प्रोसेस देखते हैं, तो एमएसएमई में हम लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो तो ज्यादा लघु उद्योग है और अभी वो इतना डेवलप भी नहीं है। इसकी है वो शहरों की तरफ है, गाँव की तरफ नहीं है। आज अगर हम देखते हैं कि अगर 3 लाख करोड़ दिया है, जिनका शेयर जो है 29% हमारा जीडीपी में है,
तो अब अगर सरकार वास्तविकता में अगर ग्रामीण उद्योग को अगर तो ग्रामीण उद्योग खेती है, तो उनका और हमारा जो इक्वल शेयर है जीडीपी में, तो आने वाला 1 या 2 दिन में हमको भी 3 से 5 लाख करोड़ का जो है सीधा आर्थिक सहयोग चाहिए। अब उसमें ये कर्ज को सहयोग में ना जोड़े सरकार, तो यही उनसे दरख्वास्त रहेगी। एक और बात बताएं कि ये भी बोला गया है कि 80 करोड़ गरीबों को अतिरिक्त अनाज और दाल देने का काम लगातार जारी है। बहुत से इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जहां तक पीडीएस के जरिए राशन पहुंचने की बात है, दाल उसमें अभी भी शामिल नहीं हो पाई है। आपके इलाके में किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं? आज पूरा देश आपका चैनल देख रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप चाहे तो जो भी इसका दावा करने वाला आदमी है मेरे गांव में आ जाए, अभी तक जो है लोगों को दाल और चावल नहीं मिला जी। तो ये बातें तो कहीं हमारे जैसे जो शहरों के पास में लगे हुए 10-15 किलो गांव है, सक्षम गांव है, जागरूक लोग है, वहां पर ये कंडीशन है। तो आप ट्राइबल और जो रिमोट एरिया है अगर उसकी बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये दावा वहां पर सही निकल पाए। जी, हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र भी जुड़ गए हैं, किसान नेता, उनसे भी राय लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, इस बार जिस तरह की सब टकटकी लगा के खड़े थे सारे किसान, खास तौर से फौरी तौर पर इस सेक्टर की तरफ ध्यान देने की जरूरत, आपको क्या कुछ निराशा हाथ लगी आज के दिन? क्योंकि आने वाले दिनों में शायद कुछ खुलासा होगा आर्थिक पैकेज का, लेकिन आज जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो क्या कृषि क्षेत्र की से नहीं हो पाई? नहीं अनिका जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि ये शुरुआत वास्तव में कृषि क्षेत्र से इसलिए करनी चाहिए थी क्योंकि कृषि क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जो आज भी काम कर रहा है, जहां बुआई होनी है। एमएसएमई तो आप पैकेज आज घोषित करोगे, अब वो सोचेंगे, लेबर को बुलाएंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, उनको तो 1 महीने बाद भी अगर आप दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृषि तो रुक ही नहीं सकती, इसको आज ही घोषणा करनी चाहिए थी। इस बात से हम निराश हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, धैर्य किसान बहुत रखता है, 1-2 दिन का धैर्य रख लेते हैं। 1-2 दिन बाद हमें आशा है कि जो भी हमारी मांगे हैं, और 20 लाख में से 20 लाख करोड़ जो बात कर रहे हैं, क्योंकि 70-80% ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है, तो 15-16 लाख करोड़ रुपए तो हमारे हिस्से में आना चाहिए। एक और बात बताएं कि यहाँ कुटीर उद्योगों की बात हुई, आप हमेशा से लंबे समय से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करते रहे हैं। इस बार खासतौर से हम पेरिशेबल्स को देख रहे हैं किस तरह से खेतों में सड़ रहे हैं, किसान को उनके भाव नहीं मिल रहे हैं। आपको कहीं ये जो गैप है उसको भरने की कुछ पॉसिबिलिटी नजर आती है? ये जिस तरह से एमएसएमई को किस तरह का आर्थिक पैकेज दिया है, उसमें इसका कोई स्कोप? देखिए, सबसे बड़ी बात अनिका जी ये है कि जो हमारे यहाँ उत्पाद है वो अगर फ्रेश किसी को मिल जाए तो वो कभी भी पैकेज्ड नहीं लेगा। पैकेज वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां उसको जो है आप फ्रेश उपलब्धता नहीं करा पाते हैं। अगर फ्रेश ही हमें उपलब्ध हो गया तो फिर हम क्यों पैकेज में जाएंगे, और पैकेज महंगा भी पड़ेगा और वो थोड़ा सा जो है लेट भी आएगा आपके पास। तो इसलिए जो है ठीक है, आप इसकी प्रोसेसिंग में जाइए, हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि ऑफ सीजन में उसका प्रयोग हो सकता है कि जब सीजन नहीं है उस वक्त आप उसका कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सहमत हैं कि कहीं ना कहीं, लेकिन जब तक मांग नहीं होगी मार्केट में, पैसा जो लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, रूरल एरिया में लोगों के हाथ से जो क्रय शक्ति जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक वो कुछ भी खरीदने जाने वाले नहीं है। यही कारण है कि आज सब चीजों को फेंकने के लिए किसान मजबूर हो रहा है, और शहरों में और अन्य जगह लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक और बात का जिक्र किया शुरुआत में निर्मला जी ने कि जो किसान सम्मान निधि है और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, ये तमाम योजनाएं जो किसानों के लिए शुरू की गई थी वो ठीक ठाक चल रही हैं। अगर मैं किसान सम्मान निधि की बात करूं तो उसकी क्या स्थिति है? देखिए, किसान सम्मान निधि में इन्होंने जबरदस्ती उसको पैकेज में डाल दिया कि हमने पैकेज दे दिया। अरे वो तो आपको देना ही था, 1 महीने बाद देना था, आपने अप्रैल में दे दिया, मई जून में देना था। उसके लिए बार बार हमारा 2-3 निवेदन है। नंबर 1 कि इसकी राशि 6000 बहुत कम है, इसको तत्काल, और विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब किसान की आमदनी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव लॉकडाउन की वजह से पड़ा है, तो इसको 24,000 रुपए कीजिए। और दूसरा, जिस भी किसान का आप सत्यापन कर लें उसको पहली किस्त यानी 1 दिसंबर 2018 से जब से स्कीम शुरू हुई थी तब से उसको मिलना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से ये जो है धीरे धीरे सत्यापन कर रहे हैं कि भाई जो बाद में आएगा उसको वहीं से किस्त शुरू करते हैं, लेकिन पहले जो किस्त बढ़ चुकी है वो उसको नहीं दी जाती। तो ये 2 विशेष मांग हमने की है, इसके ऊपर हमारी विशेष नजर है
और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, यदि इन्होंने इन दोनों मांगों को नहीं माना तो निश्चित रूप से हम इसमें बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी इस जानकारी के लिए। तो जिस तरह से किसान सम्मान निधि के बारे में पुष्पेंद्र जी ने अपनी राय रखी, मैं आपको इसकी अपडेट दे देती हूँ। केंद्र सरकार ने अब तक 9 करोड़ 13 लाख किसानों के खाते में राहत के तौर पर 2,000 रुपए की किश्त डालने का दावा किया है। ये रकम 18,253 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन कुल किसानों की संख्या 14.5 करोड़ है। अगर सरकार का दावा सही मान भी ले तो 5 लाख से ज्यादा किसानों को अब तक सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया है। यही हाल राशन और दालों की सप्लाई का है। ज्यादातर जरूरतमंदों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इस पर हमने आपको अभी राय भी रखी कि केदार सिरोही जी ने अपनी राय रखी कि देश के अधिकतर एरियाज में जो दाल मिलर्स हैं वो अभी भी उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और जगहों तक दाल ठीक समय पर नहीं पहुंच पाई है। यही कारण है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी लोगों को कम से कम दाल नसीब नहीं हो पा रही है, जो कि पोषण का एक बहुत ही अहम जरिया है। लॉकडाउन का असर ग्रामीण भारत पर कितना पड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान 50% ग्रामीणों ने अपने खाने पीने में कटौती कर दी है। ये जानकारी सिविल सोसाइटी संगठनों के सर्वे से सामने आई है। इसके मुताबिक 68% परिवारों ने खाने पीने के सामान में कटौती की है, जबकि 24% परिवार ऐसे हैं जो राशन उधार लेकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इस सर्वे से यह भी सामने आया है कि गांव में गरीब परिवारों के पास राशन तेजी से खत्म हो रहा है। यहां 1/3 लोगों के पास सिर्फ मई तक का राशन ही बचा है। वहीं सर्वे में शामिल 1/3 किसानों का कहना है कि उनके पास खरीफ सीजन में बुआई के लिए बीज तक नहीं बचे हैं। 12 राज्यों के 47 जिलों में किए गए सर्वे से कर्जदारी बढ़ने, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने और महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ने जैसी बातें भी सामने आई हैं। लॉकडाउन को लागू हुए 2 महीने बीतने वाले हैं, लेकिन लोगों को जिंदगी चलाने भर का राशन नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में राशन ना मिलने से परेशान भाडली गांव की दर्जनों महिलाएं अपना दर्द बयां करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, लेकिन वहां से भी कोई ठोस राहत नहीं मिल पाई। महिलाओं का कहना है कि इनके पास गरीबी रेखा के नीचे का कूपन नहीं है, जिसके चलते इन्हें पीडीएस का राशन नहीं मिल रहा है। इस दौरान कमाई ठप होने से भी हाथ खाली है। ऐसे में भूखे पेट रहना पड़ रहा है। मिले सर, हमको तो कुछ मिला नहीं। 3 महीना में हमको मिल जाए तो काम हो जाएगा सर। बच्चा है, नाना बच्चा खिलाएंगे क्या सर? तो फिर मजदूरी भी करनी है, मजदूरी भी बंद है सर अभी तो। अब किसान कहाँ से बुलाएंगे सर? बीमारी कोरोना आया तो किसान कहाँ से बुलाएंगे सर? कैसे घर बार चला रहे हैं? कैसे घर बार चलाएंगे सर? हम तो कैसे खिचड़ी एक टाइम मिलती है सर, तो खिचड़ी में एक टाइम में क्या होता है सर? खाना तो 2 बार लगता है ना अपन को। खाना खाई नहीं, काम चलतो नहीं, सब घर बैठे आज एक से हम लोग कहते अब कंट्रोल में मिली रहे, सरकार दे रहे तो हम भी चली जावा, तो हमका मना कर दिया। मतलब आपका 7 रुपया वाला कूपन? हाँ, 7 रुपया आपको दिया नहीं सामान? हाँ, दिया नहीं सामान। तो फिर कैसे घर चल रहा आपका? तो हम मतलब जा काम करा कास्ता करने पर ओका पैसे लिया, तो हम का भी तो दो, हम काम कराएंगे तो कटे देंगे, तो मना कहते हाँ चलो, तब हमको तब वो भी खत्म ही गयो, तब यहाँ कंट्रोल में आया। उत्तराखंड के हरिद्वार में किसानों ने चीनी मिल को बंद करने का विरोध किया है। दरअसल चीनी मिल ने मंगलवार से पराई रोकने का ऐलान किया था। इस पर भारतीय किसान यूनियन ने विरोध जताया। इनका कहना है कि अभी किसानों का गन्ना खेत में खड़ा है, ऐसे में अगर मिल बंद हुई तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन ने किसानों का सारा गन्ना खत्म होने तक मिल चालू रखने का भरोसा दिलाया है। जब तक किसानों के खेत में गन्ना रहेगा तब तक शुगर फैक्ट्री को किसी भी कीमत पर भारतीय किसान यूनियन बंद नहीं होने देगी। तो ये अभी तय हुआ कि जब तक किसानों के खेत में गन्ना रहेगा तब तक फैक्ट्री चलेगी, और जिस किसान के खेत में गन्ना खड़ा हुआ वो समिति में जाओ, समिति से फ्री पर्ची करा दी, और ना कोई हाड़ा की प्रतिबंधिता रही। हाड़ा भी खत्म हो गया और पर्ची समिति में जाओ, पर्ची लाओ अपना। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1.25 लाख टन सरसों और चने की खरीद करने का दावा किया है। सरकार ने अब तक 32,509 किसानों को लगभग 386 करोड़ रुपए का भुगतान होने की बात कही है। इसके अलावा 208 खरीद केंद्रों पर पंजीयन सीमा को 10% बढ़ा दिया गया है। इसका 15,000 किसानों को फायदा मिलेगा। वो 14 मई से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
राजफेड की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने बताया कि सरसों और चना खरीदने के लिए 1598 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रों को उपज खरीदने के तुरंत बाद ही ई रिसीप्ट जनरेट करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को तुरंत भुगतान हो सके। इसके अलावा किसानों से किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-6001 पर तत्काल सूचना देने के लिए कहा गया है। किसान अपना खून पसीना जलाकर गेहूं धान उगाते हैं, लेकिन सरकारी लापरवाही उन पर पानी फेर देती है। ये तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां बारिश के बाद सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। यहां फसलों को बारिश से बचाने के लिए बनाया गया शेड भी टूटा पड़ा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। ऐसे में बाहर रखी जा रही फसल को बचाने के लिए तिरपाल या पॉलीथीन जैसा कोई भी इंतजाम नहीं था। एक शिकायत यह भी है कि यहाँ के शेड के भीतर आढ़तियों ने अपना अनाज रखकर अवैध कब्जा कर रखा है। इस बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तो वो नुकसान को मामूली बताते नजर आए। और सुविधाएं तो लगभग सारी कंप्लीट हैं जी। थोड़ा अब जब बरसात इस तरह की हुई है, तूफान चला है, तो उसमें थोड़ा गला भीग जाता है जी। उसमें भी कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं है। वो तो 3-4 दिन में सूख जाएगा और फिर उसकी डिलीवरी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें पास हो गई थी जी। ये लॉकडाउन की वजह से उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है जी, है ना। लॉकडाउन के बाद एकदम सारा हमारा पास है, एकदम एक हो जाएगा। जो थोड़ी समस्या है जी, कहीं अगर क्षतिग्रस्त है 3 से वो हो जाएगा। लॉकडाउन ही नहीं, किसानों को मौसम के बिगड़े मिजाज से भी मार खानी पड़ रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में आंधी तूफान ने खेतों में खड़े पपीते और मौसमी के बागों को भारी नुकसान पहुंचाया है। धामणगांव तहसील में आंधी तूफान से किसान पंकज गायकवाड़ की 14 एकड़ पपीता, 8 एकड़ संतरा और 2 एकड़ मौसम्बी की फसलें चौपट हो गई। इससे अकेले पंकज को 20 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। वादड़ी पारा हो गया, उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। 80-90% ये नुकसान है हमारा। इसके वजह से हमारी शासन को यही मांगनी है कि वो हमारा भरपाई दिए और हमारी तरफ ख्याल करे। उसमें का ये पहले तो ये कोरोना की वजह से माल नहीं बिक रहा था, तो अभी फिलहाल ये वातावरण भी आया, खर्चा 1.5-2 लाख रुपए हो चुका है। अभी क्या करना, कैसा करना, तो ये तो कोई समझ में नहीं आ रहा। केंद्र सरकार ने हाल में वन उपज का दाम बढ़ाया है। इससे वनों पर निर्भर आबादी को लाभ मिलने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देखिए ये रिपोर्ट। वनोपज यानी जंगल से मिलने वाली वो उपज जिसे जुटाकर लाखों आदिवासी अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में ओडिशा के देवगढ़ के आदिवासियों के लिए इन वनोपज को बेच पाना असंभव हो गया है, और जो बिक भी रहा है उसकी कीमत सरकार से तय कीमत के मुकाबले बेहद मामूली है। महल तो एथर कम परिमाण रे आसीला, सरकारी लोक तो कहीं आसुना, हम तो रेट बाट जानी पार्लु ना। लोकल बेपारी आसीते 10 टंका 15 टंका बिक्री कर, हम तो बहुत गरीब। आम सरकारी रेट जदि जानी कि रखी आम तो रखा तो आगे घर ना रखू आम कुआड़ू। केंद्र सरकार ने हाल में 49 लघु वन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 16 से 66% तक का इजाफा किया है। इसमें महुआ, शहद, इमली, तेंदुपत्ता, साल के पत्ते और उसके बीज के साथ साथ दुर्लभ औषधियां भी शामिल हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य या इसके बढ़ोतरी के बारे में ज्यादातर आदिवासियों को कोई जानकारी ही नहीं है। यही वजह है कि महुआ की MSP 30 रुपए प्रति किलो है, लेकिन ये 15 रुपए प्रति किलो पर ही बेच रहे हैं। माउसी और सरकार आपनकर वनजात द्रव्य रेट बढ़ी बोली जानी छन? नहीं जानी। आउ माउसी एबे तो कोरोना भाइरस लगी लॉकडाउन ही गला, आउ केंता कले ई टाइम रे आपन माने तो आदिवासी लोक माने चलले केंता करी? का आउ जेन 10-15 केजी महुल 19 भी बिक्री हेइनी,
आज ठानु हमें पतर तुलुछु हेले इटा तो गुड़ार पतर आ जंगल तो पुड़ी नहीं जंगल पुड़ी थिले हमके पतर मिलसी आ गुड़ार पतर कम मिलसी लॉकडाउन थी तो आउ किसी हमें कोई पारवार नहीं। वनोपज के सरकारी भाव के बारे में इन इलाकों में कोई जागरूकता नहीं फैलाई जा रही। भाव नहीं है तो कमाई नहीं है और कमाई नहीं तो राशन नहीं। आमतौर पर इस सीजन में ये आदिवासी वनोपज को बेचकर जीवन यापन करते थे और मानसून के दौरान इस कमाई के जरिए राशन की व्यवस्था करते थे। लेकिन इस बार कमाई न होने से जो राशन मानसून में इस्तेमाल करना था वो अभी ही खाना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि मानसून में ये लोग क्या और कैसे खाएंगे। उपज को खरीदने के लिए न व्यापारी हैं न सरकारी सेंटर जहां भाव बढ़ने तक उपज को सुरक्षित रखा जा सके। गत वर्ष मोर होइतिला 4 क्विंटाल महूल 10,000 उपरे टंका होइतिला। ए वर्ष जे 30 केजी केते महूल हेबा 1000 टंका भी नहीं पहुँचे। आमर गरीब आदिवासी मनर जंगल जीविका के नेगिरी आमर मुख्य जिनिस हेटा के नेगिरी चलू जेन वर्ष अधिका आसी बाहागर की जेनसी हल बल भी घिनसु हेले महूल मुख्य जिनिस आमर से जिनिसटा नेले हेटा आमे केंता चलू हेले सरकार तो धान मंडी हेले साहाय्य सहयोग करछे चासी उनके। पीएम मोदी ने मंगलवार को देशवासियों से लोकल पर वोकल होने की अपील की है। अगर ये अपील नारे से निकलकर वाकई जमीन पर उतरी तो वनोपज पर निर्भर लगभग 10 करोड़ आबादी के लिए बेहतर जिंदगी की उम्मीद को और मजबूती मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो लगभग 10 करोड़ आबादी वन उपज पर निर्भर है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और बोला कि लोकल को ही अब वोकल करना ज़रूरी है, आत्मनिर्भर पर उन्होंने बनने पर जोर दिया। इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं, किस तरह से ये सब संभव है ज़मीन पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनजीओ वसुंधरा की रिसर्च ऑफिसर अर्चना सोरेंग जी, जो कि ओडिशा से हमारे साथ जुड़ गई हैं स्काइप के जरिए। अर्चना जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताइए, लोकल को वोकल करना होगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश को किए संबोधन में सामने रखा इस बात को। क्या लगता है कि लोकल की श्रेणी में जो सबसे पहली पंक्ति में आदिवासी परिवार आते हैं, उनके लिए ये लॉकडाउन कैसा साबित हो रहा है और उनको किस तरह से संबल प्रदान कर सकते हैं? अनिका जी, जैसे आपने बोला है कि अभी वन उपज का समय चल रहा है और अभी हमारे आदिवासी भाई बहन निर्भर रहते हैं और जितने भी वन उपज है वो संग्रह करके बेचते हैं। लेकिन अभी एक तो कोरोना वायरस की वजह से और एक तो अनटाइमली बारिश होने की वजह से खेती बहुत नष्ट हुई है और साथ ही साथ क्योंकि बाजार नहीं बैठ रही है, व्यापारी नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारी जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं वो कुछ बेच भी नहीं पा रहे हैं और अपने लिए आय भी कमा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं कहीं ये बहुत ही बड़ा समस्या है अभी आदिवासी क्षेत्रों में। ये बताएं कि सरकार ने इस दौरान ही राहत देने के लिए जो जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वन उपज, उसके एमएसपी को बढ़ाया है। और हम जिस तरह से इस स्टोरी में देख रहे थे, इस रिपोर्ट में देख रहे थे कि जो महिलाएं हैं उन्हें इस एमएसपी के बढ़ने का अंदाज़ा ही नहीं है। आप किस तरह से इसको देखती हैं, किस तरह से जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ग्राम प्रधानों को और कैसे वो क्या चीज़ें की जाएं कि इनका शोषण ना हो और उन्हें सही भाव मिल पाए? अनिका जी, हमारा जो वन उपज है तो 10 में से 8 महिलाएं होती है जो वन उपज संग्रह करती है और ये बहुत ही बड़ा पदक्षेप लिया है हमारे सरकार ने कि एमएसपी का भाव बढ़ा है। लेकिन दुख की बात ये है कि लोगों को पता ही नहीं है। अब जैसे हमने बात की थी हमारे महिलाओं के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है, हमारे पास कोई आके बता भी नहीं रहा है सरकार की तरफ से। तो अगर ये सारे बात देखेंगे तो जो बढ़ी है वन उपज की एमएसपी, वो कुछ लाभ ही नहीं हो पा रहे लोगों के लिए क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अब हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि वन उपज बढ़ा है, लेकिन आदिवासी भाई बहनों के लिए जो इंटीरियर एरियाज में रहते हैं, ना तो उनके पास टीवी है, ना तो उनके पास कोई वीडियो जा रहा है।
तो इसमें बहुत ही अहम रूप लेना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो एमएसपी के तहत जितने भी प्राइमरी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज है, स्टेट लेवल कमिटीज है, उनको सरपंच लोगों के साथ, समिति मेंबर्स लोगों के साथ डिसीजन लेना चाहिए और प्लान करना चाहिए कि लोगों के पास हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कैसे ये पहुंचा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि एमएसपी की भाव बढ़ी है। एक और बात जो सामने आई इस रिपोर्ट में कि इनके पास खाने पीने के लिए बहुत बड़ा संकट उभरने वाला है, सामने आने वाला है, क्योंकि मॉनसून में ये जंगलों में जा नहीं पाएंगे और जो उसके लिए सामान खाने पीने का इन्होंने रखा था वो उसका इस्तेमाल अब कर रहे हैं। राशन की क्या व्यवस्था है? पीडीएस के जरिए क्या इन तक पहुंच पा रहा है राशन? संक्षिप्त में, समय की कमी है। अनिका जी, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि पीडीएस की सुविधा है, लेकिन आधार लिंकेज नहीं होने के वजह से और उनके स्पेलिंग मिस्टेक होने के वजह से भी बहुत लोगों को पीडीएस नहीं मिल पा रही है। फिर क्योंकि हमारे जो भाई बहन हैं वो पहाड़ियों में रहते हैं, तो जो महिलाएं हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो भी आके उपज हमारी नहीं ले पा रहे हैं, तो पीडीएस की तरफ से भी बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात है पीडीएस की संख्या की बहुत, जो 5 केजी पीडीएस मिल रहा है, क्योंकि अभी उनको लंबा देर तक उनकी उपज और उनकी आय भी घट गई है, तो वो ये चिंता में है कि वो 5 केजी कितना दिन तक चलेगा। जी, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट सामने रखे और हम कोशिश करेंगे कि जो नीति निर्धारक हैं वो इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। कोविड के संकट में किस तरह से जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको जिस तरह की परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो उनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर एमएसपी की, उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये बातें सामने रखने के लिए। फिलहाल किसान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप विस्तार से www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।